Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome to the first part of Lecture 5 of System of Particles and Rotational Motion. तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं बेसिकली अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। ये अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें हम लोग टॉर्क का एप्लीकेशन देखेंगे। ऑलराइट, तो अब तक हम लोगों ने जिस भी टॉपिक को डील करा है उसमें हम लोगों ने जो भी ऑब्जेक्ट है उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट माना था, मतलब उसके डायमेंशन से हमें कुछ खास मतलब नहीं था। लेकिन अब जो टॉपिक्स आने वाले हैं उसमें, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि उसे रिजिड बॉडी मानने वाले हैं और उस बॉडी में कहां पर फोर्स लग रहा है ये भी बहुत मैटर करने वाला है। अब यहां पर आप देखिए कि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा था कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम अगर उस पर नेट फोर्स जीरो लगता है। लेकिन अब जो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें दो तरीके की इक्विलिब्रियम होंगे। एक तो होगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब कि सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेटेड नहीं होना पड़ेगा, और दूसरी चीज अब उसे रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी रहना पड़ेगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब हो गया कि जैसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हम लोग कहते थे कि नेट एक्सेलरेशन को क्या होना चाहिए, नेट एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू जीरो, उसी तरीके से रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग कहेंगे कि इस बार क्या होना चाहिए, अल्फा वेक्टर है ना, नेट एंगुलर एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू जीरो। तो नेट अल्फा वेक्टर कब जीरो होगा, जब बॉडी पर नेट टॉर्क टाउ नेट क्या होगा, जीरो। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक्सेलरेशन जीरो होने के लिए एफ वेक्टर को क्या होना पड़ता है, जीरो। ऑल राइट, तो चलिए इस टॉपिक के सबसे पहले सवाल को देखते हैं। सवाल है, अ यूनिफॉर्म लैडर ऑफ मास 10 किलोग्राम leans against a smooth vertical wall making an angle of 53 degree with it. The other end rests on a rough horizontal floor. Find the normal force and the frictional force that the floor exerts on the ladder. We have to take G equal to 9.8 meter per second square. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक वॉल है और जमीन है, और यहाँ पर एक लैडर जो है इसे इस तरीके से इंक्लाइंड वे में रुका हुआ है ना। यहाँ पर लिखा है कि इट रेस्ट्स, है ना। इसका ये मतलब है कि ये जो लैडर है ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है ही, पर साथ ही साथ और किस इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। ऑलराइट, तो चलिए मैंने आपके लिए इस लैडर का डायग्राम बना दिया है। अब इस लैडर पे लगने वाले फोर्सेस शो करते हैं ना। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द लैडर। ऑलराइट, तो आप मुझे बताइए कि इस लैडर पर इस समय कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, और इसके अलावा क्या हमें ये एंगल्स पता है। बिल्कुल, हमारे को देखिए सवाल में मेंशन्ड है कि a uniform ladder of mass 10 kg leans against a smooth vertical wall making an angle of 53 degree with it. it यहाँ पर कौन है, it है यहाँ पर ये स्मूथ वर्टिकल वॉल। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये जो एंगल है 53 डिग्री वो किसके साथ है, वर्टिकल के साथ। ऑलराइट, तो ये तो 90 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो गया, 37 डिग्री। अब आप मुझे बताइए, गाइड करिए कि कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पर लग रहे हैं। एक फोर्स तो देखिए ये लगेगा, है ना। ये कौन सा है, इसका नाम दे देते हैं लेटर से N1। ये कौन लगा रहा है, ये जो वॉल है ना वो यहाँ पर धक्के वाला फोर्स लगा रही है जिसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। उसके अलावा जमीन भी एक फोर्स लगा रही होगी ऊपर की तरफ, जो कि एग्जैक्टली कितना होगा, उसका नाम हम लोग दे सकते हैं N2, है ना, जिसकी वैल्यू इवेंचुअली हम लोग निकालेंगे। इसके अलावा एक और फोर्स लगेगा बिल्कुल रॉड के सेंटर पर, रॉड यूनिफॉर्म है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि बिल्कुल रॉड के सेंटर पर लगेगा कौन सा फोर्स, Mg। ऑलराइट, तो अभी कुछ तो मिसिंग है। क्या मिसिंग है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सवाल में लिखा है ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर। इसका मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, है ना। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी कि आप सोच सकते हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। क्यों, क्योंकि N1 जो है वो टुवर्ड्स राइट लग रहा है, तो फ्रिक्शन को ही लगना पड़ेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ पर मैं इसको F2 कह देता हूँ, है ना, N2 F2। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि इस फ्री बॉडी डायग्राम को देख करके कौन कौन सी इक्वेशन लिखी जा सकती है। एक इक्वेशन तो मुझे x के अलोंग समझ में आ रही है, अलोंग x एक्सिस में कह सकता हूं। x एक्सिस मैंने किसे कहा, ये x एक्सिस है, और ये ऊपर वाली एक्सिस को मैंने y कह दिया। तो अलोंग x एक्सिस अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं N1 हैज टू बी इक्वल टू F2। ऑलराइट,
और इसके अलावा और क्या कह सकते हैं हम लोग कह सकते हैं ऊपर की तरफ y के लॉन्ग अगर मैं बात करूं तो y प्लस y डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है N2। और कोई फोर्स लग रहा है क्या y के लॉन्ग? नहीं, सिर्फ और सिर्फ नीचे के लॉन्ग लग रहा है mg। तो N2 को किसके बराबर होना पड़ेगा? N2 को बराबर होना पड़ेगा mg के। तो अपने को दो इक्वेशंस आ गई। एक तो इक्वेशन कौन सी है? N1 इक्वल टू F2। और कौन सी इक्वेशन आ गई अपने पास? इसके अलावा एक और इक्वेशन आ गई अपने पास, N2 हैज टू बी इक्वल टू mg। क्लियर है यहां तक? तो यहां तक देखिए हम लोगों ने अभी तक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करते हुए दो इक्वेशन लिख दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा और कौन सी इक्वेशन लिखी जाए, तो अब मुझे आना पड़ेगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम की तरफ, है ना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम को कंसीडर करते हुए अब मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। आप एक बात समझ लीजिए कि अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट के अबाउट आप उस पर अगर टॉर्क निकालेंगे उस बॉडी पर लगने वाला तो वो जीरो ही आएगा। तो अगर मैं ये पॉइंट चुनूं, है ना, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं देखना चाहूं कि इस बॉडी पर टॉर्क कितना लग रहा है ना, तो मैं कैसे देखूंगा? मेरे को ये दिख रहा है कि N2 और F2 दोनों तो इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब N2 और F2 के लिए लेवर आर्म जीरो हो गया। तो N2 और F2 का टॉर्क तो जीरो हो गया। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है कि mg के कारण टॉर्क आ रहा है, और mg के कारण टॉर्क हम लोग निकाल सकते हैं। और किसके कारण टॉर्क आ रहा है? N1 के कारण टॉर्क आ रहा है। लेकिन N1 के कारण टॉर्क हम लोग कैसे निकाले भाई? N1 का तो मैग्नीट्यूड नहीं पता, mg तो चलो हमारे को पता है क्योंकि सवाल में दे रखा है m है 10 kg। तो कोई बात नहीं, हम लोग N1 इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मैं, चलिए इस पॉइंट का नाम दे देते हैं कुछ ए दे देते हैं ना, और इस पॉइंट का नाम देते हैं बी, और इसका नाम दे देते हैं सी। तो मुझे जैसा दिख रहा है कि अगर मुझे ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है इसका mg के फोर्स का, तो mg का अगर टॉर्क निकालना है तो मैं डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकालूंगा। और कैसे निकालूंगा? अपने कराटे वाले हाथ को रखूंगा AB पर और घुमाऊंगा किस तरफ? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आप थंब देख पा रहे होंगे स्क्रीन से बाहर की तरफ निकल रहा है आपकी तरफ, है ना। तो इसका मतलब यहां पर जो mg के कारण टॉर्क है वो किस डायरेक्शन में आ गया? आउट ऑफ द प्लेन, है ना। तो टॉर्क बिकॉज ऑफ mg की डायरेक्शन क्या हो गई? आउट ऑफ द प्लेन। और N1 के टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपने कराटे वाले हाथ को रखिए किधर? AC पर, और उसको घुमाइए किधर? N1 की तरफ, मतलब टुवर्ड्स राइट घुमाने की कोशिश करिए। तो देखिए आपका अंगूठा स्क्रीन के अंदर जा रहा है ना। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि थंब की डायरेक्शन क्या बता रही है? टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन। तो इसका मतलब टॉर्क ऑफ N1 की डायरेक्शन क्या हो गई? वो हो गई इनटू द स्क्रीन। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि mg का टॉर्क और N1 का टॉर्क दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? ऑपोजिट। और दोनों के टॉर्क को इसका मतलब क्या होना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड वाइज बराबर, तभी तो वो दोनों एक दूसरे के टॉर्क को क्या करेंगे? कैंसिल आउट, सच दैट पॉइंट एक के अबाउट हम लोग देख सकते हैं कि नेट टॉर्क कितना आना चाहिए? जीरो। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर दोनों के कारण देख लेते हैं कि टॉर्क कितना कितना आ रहा है ना। जैसे कि मान लीजिए मेरा ये पॉइंट ए है, अब मुझे अगर इस बी पॉइंट को देखना है ना, तो बी पॉइंट मैंने चलिए मान लीजिए यहां माना था, तो mg तो नीचे लग रहा है ना। तो हमने क्या सीखा था पिछले क्लास में कि फोर्स को आप एक्सटेंड कर दीजिए और उस पर ड्रॉ करिए परपेंडिकुलर, और ये आर परपेंडिकुलर नाम दे दीजिए इसे। और ये आर परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा? लेवर आर, है ना। तो mg इंटू आर परपेंडिकुलर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो ये वाली लेंथ को मान लीजिए मैं कह रहा हूं L/2, है ना। लेंथ ऑफ द लैडर को मैंने L कहा, तो ये आधी लेंथ हो गई L/2। तो यहाँ पर ये एंगल कितना था? 37 डिग्री था। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि टॉर्क बिकॉज ऑफ mg का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा mg L/2 इंटू कॉस ऑफ 37 डिग्री, है ना। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ कॉस क्यों आया। कॉस इसलिए आया क्योंकि मुझे L/2 का कौन सा कंपोनेंट चाहिए था? ये आर परपेंडिकुलर वाला। तो L/2 का कौन सा कंपोनेंट है? ये कॉस कंपोनेंट है ना। mg इंटू आर परपेंडिकुलर यही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं
और टॉर्क बिकॉज ऑफ N1 निकालते हैं। मैं आपको डायग्राम फिर से दिखा दूं, ये था डायग्राम। A यहां पर है, C यहां पर है और इस पर लग रहा है N1। तो अब मुझे N1 के कारण टॉर्क देखना है। तो चलिए सेम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और यहां पर मैं दिखा देता हूं। ये रहा मेरा A पॉइंट और ये रहा C पॉइंट और नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन कुछ ऐसी थी, है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन है। तो ये मेरा हो गया N1। अब आप मुझे बताइए कि हमें करना क्या होगा। हमें N1 को करना होगा एक्सटेंड और उस पर ड्रॉप करना होगा कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर, और इसे कह देंगे R परपेंडिकुलर। तो यहां पर अपने को ये लैडर की लेंथ पता है कि L है, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। ये वाला एंगल देखिए हो जाएगा, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, 53 डिग्री, है ना। तो अपने को क्या चाहिए, टॉर्क बिकॉज ऑफ N1, है ना। तो टॉर्क अबाउट ए बिकॉज ऑफ N1 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा N1 मल्टीप्लाइड बाय लेवर आर, जो कि कितना हो जाएगा L cos 53 डिग्री, राइट। तो L cos 53 डिग्री हमारा, सॉरी N1 इंटू L cos 53 डिग्री हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क बिकॉज ऑफ N1 आ गया। अब हमें पता है कि टॉर्क बिकॉज ऑफ N1 हैज टू बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद टॉर्क बिकॉज ऑफ mg। तो यहां से क्या आ जाएगा, N1 इंटू L cos 53 डिग्री शुड बी इक्वल टू, इसके बराबर होना चाहिए, ऊपर चल के देखते हैं, mg L by 2 cos 37, mg L by 2 cos 37 डिग्री, राइट। mg L by 2 cos 37 डिग्री। तो यहां से आप देखिए L और L कट गए, तो यहां से N1 कितना आ गया, N1 आ गया mg by 2 और ये cos 37 अपॉन cos 53 डिग्री हो गया, राइट। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। m कितना था भाई, m था 10 kg, ऑल राइट। तो m है 10 kg, 10 इंटू जी हो गया 10 अपॉन 2। cos 37 कितना होता है, cos 37 होता है 4/5, cos 53 होता है 3/5। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी अभी तो N1 ही आएगा ना, N1 कितना आ जाएगा, 5 से 5 उड़ गया, 2 से 4 का एक 2 बच गया, तो ये आ गया 200 अपॉन 3, है ना। ये तो आया हमारा N1। लेकिन हम लोग ये देख सकते हैं इस फ्री बॉडी डायग्राम में कि N1 किसके बराबर होना चाहिए, N1 शुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ F2, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कितना आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा आ गया एग्जैक्टली इक्वल टू N1। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी इक्वल टू N1। अच्छा एक चीज का आपने ध्यान नहीं दिया शायद, यहाँ पर 10 नहीं लेना चाहिए बल्कि क्या लेना चाहिए, 9.8, है ना। सवाल में मेंशन था कि 9.8 लीजिए, ठीक है। तो 9.8 लेकर के देखते हैं, थोड़ा सा फर्क आएगा, जरा सही फर्क आएगा बिल्कुल। तो ये कितना हो गया, 98 इंटू 2/3, है ना, 98 इंटू 2/3। तो ये हो जाएगा 2 8 16, 18 196/3, और ये कितना हो जा रहा है 6 और 16 लगभग 65 पॉइंट समथिंग, है ना। तो 65 पॉइंट एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, 16 10 65.3। तो फ्रिक्शन जिसको मैंने F2 कहा था वो किसके बराबर आ गया, N1 के बराबर, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई 65.3 न्यूटन के बराबर। क्लियर है यहाँ तक। तो ये तो हमने फ्रिक्शन निकाला। सवाल में और भी कुछ पूछा गया था क्या, सवाल में और भी हमसे पूछा गया था, वो था नॉर्मल फोर्स, है ना। नॉर्मल फोर्स दैट द फ्लोर एक्सर्ट्स ऑन द लैडर। इसका मतलब अपने को N2 निकालना है। अब N2 तो mg के बराबर है, N2 जो है वो तो mg के बराबर है। m कितना था भाई, m हमारा था 10 और g है 9.8, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 98 न्यूटन। तो हमारे दो आंसर आ गए। एक आंसर आ गया फ्रिक्शन इज इक्वल टू 65.3 न्यूटन, और जो दूसरा आंसर है वो क्या आ गया, N2 इज इक्वल टू 98 न्यूटन। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया हो। ऑल राइट, तो हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L rests against a smooth roller as shown. Find the friction coefficient between the ground and the lower end if the minimum angle that the rod can make with the horizontal is theta. All right.
तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अपने को कुछ चीजों का बहुत ध्यान देना होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एक टर्म, द मिनिमम एंगल, है ना। मिनिमम एंगल लिखने का मतलब क्या हुआ कि इससे कम अगर एंगल और होगा तो ये रॉड इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। इसका मतलब ये जो रॉड है ये इक्विलिब्रियम के बिल्कुल वर्ज पे है ना। तो ऐसे केसेस में हमारे को तुरंत ये स्ट्राइक करना चाहिए कि यहां पर क्या हो रहा होगा, जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना, फ्रिक्शन इस समय अगर लग रहा होगा तो वो कैसा लग रहा होगा, इट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि कहलाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और मैंने उसका डायग्राम इस तरीके से क्यों बनाया, क्योंकि मैं सोच पा रहा हूं कि अगर और इसे टेढ़ा करेंगे तो ये इस तरीके से लुढ़कना चाहेगा। तो इसे होल्ड करके रखने के लिए इस तरीके से फ्रिक्शन की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। क्लियर है। और इसके अलावा देखते हैं कि यहां पर कौन कौन से फोर्सेस गारंटीड लगने ही चाहिए। एक फोर्स मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखिए रोलर कॉन्टैक्ट है ना। तो रोलर कॉन्टैक्ट है तो इस जगह पर इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। ये यहाँ पर इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द रॉड, है ना। तो अगर परपेंडिकुलर बनाना है तो एक बार यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से शो करेंगे, ये रहा। बिल्कुल हम लोग कोशिश करेंगे कि ये परपेंडिकुलर टू द रॉड दिखे, है ना। ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन यहां पर हो गया। लेट अस नेम इट N1, है ना। तो ये N1 हो गया हमारा नॉर्मल रिएक्शन, जो कि कौन लगा रहा है इस रॉड पर, ये जो रोलर है ना। इसके अलावा और कौन सा फोर्स लगेगा इस पर, इसके अलावा एक नॉर्मल रिएक्शन ये धरती भी तो लगाएगी, है ना। तो यहां पर हम लोग एक और नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं। ये लगा एक और नॉर्मल रिएक्शन, इसका नाम दे देते हैं N2। क्लियर है। अब देखते हैं क्या कोई और फोर्स लगेगा। बिल्कुल एक और फोर्स लगेगा जो कि होगा mg, जो इस रॉड के कहां पर एक्ट करेगा, रॉड के बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर पर एक्ट करेगा। चलिए, तो मैंने ओरिजिनल डायग्राम को नहीं छेड़ते हुए मैंने एक नया डायग्राम बनाया जिसमें मैंने सारे फोर्सेस को शो कर दिया, है ना। तो यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है फ्रिक्शन, और ये हमारा है कौन सा फोर्स, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये रहा N1 और ये रहा N2, है ना। अपने को कुल मिलाकर के 1 2 3 और 4 फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट। और ये वाला एंगल अपने को गिवन है थीटा। क्लियर है। अब एक और चीज अपने को गिवन है, क्या है वो चीज, वो ये है कि जिस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो कहां पर है, एग्जैक्टली h हाइट ऊपर है फ्रॉम द सरफेस। ऑलराइट। तो चलिए सबसे पहले सिंपल इक्वेशंस बनाते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वाली। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को अगर हम लोग सोचें तो कौन कौन सी इक्वेशंस लिख सकते हैं। एक तो हो जाएगी ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स N2, और कौन सा फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि N1 का एक कंपोनेंट तो लग रहा है ना। अब ये कौन सा कंपोनेंट लग रहा है वो निकालने की कोशिश करते हैं। अगर ये थीटा है तो इसे भी थीटा होना पड़ेगा, तो इसे भी थीटा होना पड़ेगा। तो इस मतलब N2 और N1 का cos थीटा कंपोनेंट तो लग रहा है ऊपर, जिसको अकेले कौन बैलेंस कर रहा है, नीचे की तरफ लगने वाला mg। आई होप ये इक्वेशन आपको 100% क्लियर है। Now let us talk about the component, the forces that are acting along x-axis। तो हमारे को दिख रहा है कि एक फोर्स तो लग रहा है फ्रिक्शन टुवर्ड्स राइट, उसके अलावा और कोई फोर्स लग रहा है क्या टुवर्ड्स राइट, नहीं, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है टुवर्ड्स राइट। लेफ्ट की तरफ कौन सा लग रहा है, लेफ्ट की तरफ लग रहा है N1 का साइन थीटा कंपोनेंट। तो मैंने N1 साइन थीटा को किसके बराबर कर दिया, फ्रिक्शन के। वाई, बिकॉज द कंपोनेंट ऑफ N1 जो कि लेफ्ट की तरफ एक्ट कर रहा है उसे एग्जैक्टली बैलेंस आउट करना होगा फ्रिक्शन को, सो दैट द रॉड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, राइट, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और कौन सी इक्वेशन हम लोग सोच सकते हैं, एक और इक्वेशन हम लोग सोच सकते हैं जो कि है, कहां से आई वो इक्वेशन, वो इक्वेशन आई हमारे को जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, मिनिमम एंगल। तो मिनिमम एंगल से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो फ्रिक्शन लग रहा है वो बिल्कुल कैसा लग रहा है, वो लग रहा है लिमिटिंग, है ना। और लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, म्यू इनटू उस जगह का नॉर्मल,
और जहां पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उस जगह का नॉर्मल रिएक्शन देखिए क्या कहला रहा है, वो कहला रहा है N2, इसीलिए मैं यहां लिख दूंगा N2। ऑल राइट, ये कि हमारे को कितने इक्वेशंस मिल गए, 1, 2 एंड 3, और कितने अननोन है यहाँ पर, अपने को N2 अननोन है, N1 अननोन है, और क्या अननोन है, एक बार सवाल पढ़ लेते हैं वापस से। सवाल में अपने को क्या क्या डेटा दिया हुआ है, लेंथ L है, ये हाइट h है, और ये एंगल थीटा है। ऑल राइट, तो अपने को बहुत सारे अननोन हो गए फिर तो, है ना। अननोन देखिए, एक m भी हो गया, उसके अलावा फ्रिक्शन भी हो गया, और म्यू भी हो गया। तो कितने अननोन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 5 अननोन हो गए। लेकिन इक्वेशन इक्विलिब्रियम से कितनी आई, सिर्फ और सिर्फ 3। तो अब हमारे को रोटेशनल इक्विलिब्रियम का भी सहारा लेना पड़ेगा, और कम से कम 2 इक्वेशन तो और निकालनी ही पड़ेगी। तो कैसे निकालें वो जरा सोचते हैं। सबसे मजेदार चीज यहां पर आपको ये देखनी है कि अगर मैं एक सूटेबल पॉइंट उठाऊं, है ना, अगर मैं सूटेबल पॉइंट उठाऊंगा तो फायदा ये होगा कि बहुत आसान इक्वेशन बनेगी टॉर्क की। देखिए कैसे मैं चुनता हूं। तो देखिए यहां पर सबसे सूटेबल पॉइंट जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने का सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि जो यहां पर N2 था और जो यहां पर फ्रिक्शन था, ये दोनों इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो क्या फायदा हो जाएगा, तो ये फायदा हो जाएगा कि N2 और फ्रिक्शन का टॉर्क बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो बच कौन से फोर्सेस जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ N1 और Mg। और हम लोग देख पा रहे हैं, अपने कराटे वाले हाथ को रखिए आप इस रॉड पर और N1 की तरफ घुमाइएगा तो थंब विल पॉइंट टुवर्ड्स यू, स्क्रीन के बाहर होगा थंब। और अगर कराटे वाले हाथ को आप इस रॉड पर रख करके Mg की तरफ घुमाएंगे तो थंब स्क्रीन के अंदर जा रहा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि N1 और Mg का टॉर्क बिल्कुल ऑपोजिट सेंस में है, और अगर इस पूरे के पूरे रॉड को इक्विलिब्रियम में रहना है तो क्या होना पड़ेगा, इन दोनों के टॉर्क के मैग्नीट्यूड को बराबर होना पड़ेगा। ऑल राइट, तो चलिए Mg के टॉर्क को पहले निकालने की कोशिश करते हैं। Mg बिल्कुल एग्जैक्टली कहां पर है, वो है L/2 डिस्टेंस पर फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना। तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं Mg को एक्सटेंड कर देता हूं, है ना, अगर मैंने Mg को एक्सटेंड कर दिया तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि उस Mg वाली लाइन पर अगर मैं इस पॉइंट से, जिस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो क्या होगा, ये वाली जो लेंथ है ये आर परपेंडिकुलर कहलाएगी। लेट अस नेम इट ए बी। ए बी लेंथ क्या कहलाएगी, आर परपेंडिकुलर। तो टॉर्क ऑफ Mg कितना आ गया, अबाउट ए, वो आ जाएगा Mg मल्टीप्लाइड बाय L/2 cos थीटा, राइट। तो टाउ अबाउट एम टाउ बिकॉज ऑफ Mg कितना आ गया, Mg L/2 cos थीटा। इसी तरीके से हम लोग टॉर्क बिकॉज ऑफ N1 कितना निकाल सकते हैं, N1 मल्टीप्लाइड बाय ये जो लिवर आर्म है जो कि एग्जैक्टली AC के बराबर है। अब AC कैसे निकालें, तो उसके लिए मैंने यहाँ दिखा दिया है साइन थीटा इक्वल टू ये H अपॉन AC। तो यहां से हमारा AC कितना आ गया, H अपॉन साइन ऑफ थीटा। और अब अगला काम मैं क्या करूंगा, फॉर इक्विलिब्रियम हमें क्या करना होगा, टाउ Mg इक्वल टू टाउ बिकॉज ऑफ N1। So I can write Mg L/2 cos theta has to be equal to N1H upon sin theta। तो ये हमारे को एक और इक्वेशन मिल गई, है ना। अपने पास अब ऑल टुगेदर 4 इक्वेशंस आ चुकी हैं। ऑल राइट, तो इस इक्वेशन के आते के साथ हमारे पास 4 इक्वेशन अब जमा हो गई है, ये देखिए। और इन चारों इक्वेशन की मदद से मैंने कैलकुलेशन की है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने 2 और 3 को डिवाइड करके f को गायब कर दिया, है ना। 2 और 3 को मैंने जैसे ही डिवाइड किया तो मेरे पास देखिए ये वाली इक्वेशन आ गई, μ(n2) इक्वल टू n1 sin थीटा। ऑल राइट, तो उसके बाद ये इक्वेशन आई, लेट अस नेम इट इक्वेशन नंबर 5। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने n2 इक्वल टू n1 sin थीटा अपॉन म्यू, पहले तो ये फिफ्थ इक्वेशन का ये एक सिंप्लीफाइड रूप लिख दिया। उसके बाद मुझे क्लिक किया कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाऊं, इक्वेशन नंबर 1 में n1 और n2 दोनों है, और मैंने अभी अभी जो इक्वेशन 5 निकाली उसमें मुझे n1 और n2 में एक रिलेशन मिल गया था। तो मैंने n2 को रिप्लेस कर दिया
और पूरी की पूरी इक्वेशन देखिए मेरी n1 में आ गई, और जिसके बाद मैंने क्या किया, n1 की एक वैल्यू निकाल ली, है ना। और यहां से जो n1 की वैल्यू आई, ये जो मेरे पास n1 की वैल्यू आई, इसको मैंने इक्वेट कर दिया n1 की यहां से आने वाली वैल्यू के, यहां से मतलब इक्वेशन नंबर 4 से। तो देखिए इक्वेशन नंबर 4 से जो n1 की वैल्यू आई, उससे जब मैंने इक्वेट किया, तो मेरे पास जो mg है वो कैंसिल आउट हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और बहुत ही ज्यादा आसानी से मेरे को म्यू की वैल्यू आ गई l sin स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन 2h माइनस l sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। आप लोग जहां पर भी आपको जरूरत हो, तो आप स्क्रीन पॉज करके एक बार पूरी की पूरी कैलकुलेशन देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, ताकि कहीं पर भी आपको जरूरत हो तो आप उस जगह पर स्क्रीन को पॉज करके कैलकुलेशन को देख सकते हैं। ऑल राइट, तो ये रहा हमारा न्यू, है ना, इसी की हमारे को रिक्वायरमेंट थी। तो आपने देखा हमने ट्रांसलेशन की भी इक्वेशन का इस्तेमाल किया और रोटेशन की भी इक्वेशन का इस्तेमाल किया। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए देखिए क्या जरूरी है, एक बार पढ़ के देखते हैं। द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी। If we draw a line straight down from the center of gravity of an object of any shape and it falls inside the base of the object, it is in stable equilibrium. That is, it will balance. If it falls outside the base, it is unstable. देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे कि दो डायग्राम है हमारे पास, डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 2। डायग्राम नंबर 1 में जो ये लड़की है, ये जब इस तरीके से झुक रही है, तो क्या हो रहा है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है, और यहां से अगर मैं mg वेक्टर ड्रॉ करूं, है ना, तो क्या हो रहा है कि वो उसके पैर से क्रॉस कर रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी हो रही है कि देखिए नॉर्मल वेक्टर जो है उसके पास ऑप्शन है कि वो कहां पर आ जाए। नॉर्मल वेक्टर देखिए इस मोमेंट पर कहां पर होगा, वो एग्जैक्टली इस तरीके से एक्ट कर रहा होगा, देखिए इस तरीके से, सच दैट कि नॉर्मल जो है वो एग्जैक्टली mg के एंटी पैरेलल हो चुका होगा। ऐसा करने से देखिए क्या फायदा हुआ, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट, है ना, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस हो रहा है कि नहीं वो चेक करूं, तो देखिए अगर फ्रिक्शन होगा तो उसका टॉर्क तो गायब हो जाएगा, क्योंकि वो इस पॉइंट से पास कर रहा है। उसके अलावा mg और नॉर्मल एक ही लाइन में आने के कारण क्या हो गया, इन दोनों का भी टॉर्क जो है वो बिल्कुल जीरो हो गया। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस पर नेट टॉर्क जीरो है, जिसके कारण ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है। लेकिन यहां पर देखिए डायग्राम नंबर 2 में, इस डायग्राम में चाहे जो हो जाए, नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कहां पर होगा, जहां पर इसका कॉन्टैक्ट एरिया है वहीं पर तो कहीं पर हो सकता है। तो मान लीजिए यहां पर भी आ गया, है ना। अभी हम लोग इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ेंगे, इसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन कहीं भी हो सकता है, मान लीजिए कि यहां पर हो गया। तो इस केस में भी अगर मैं देखूं, तो अगर इस पॉइंट के अबाउट, है ना, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालना चाहूं जो बॉडी पर एक्ट कर रहा है, मान लीजिए कि फ्रिक्शन और नॉर्मल का टॉर्क जीरो हो गया, क्योंकि वो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन mg का टॉर्क तो आ गया, जो कि अनबैलेंस टॉर्क है। तो जिस कारण से क्या होगा, ये लड़की अब गिर जाएगी, ये टॉपल कर जाएगी, है ना। तो यही कारण है कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है अभी भी रुका हुआ है, अभी गिरा नहीं है। ये देखिए लीनिंग ऑफ टावर की इस समय की हालत, है ना। इस समय क्या है, अभी भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो यहां पर है, सच दैट कि उससे मैं अगर mg वेक्टर ड्रॉ करूं नीचे की तरफ, तो वो बेस यहां पर है अवेलेबल, जिसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये और ज्यादा टेढ़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो मान लीजिए ए बी, है ना, ये जो इसका बेस है, इससे बाहर जैसे ही ये रेड वाला वेक्टर mg वेक्टर लाई करेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, हो सकता है कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है फिर दोबारा खड़ा ना हो पाए। इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए ये दो और डायग्राम देखिए। यहां पर भी एक एल शेप का ऑब्जेक्ट है, यहां पर भी एक एल शेप का ऑब्जेक्ट है, लेकिन देखिए इसे रखा गया यहां पर। आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही कह सकते हैं कि ये तो बड़े आसानी से यहाँ पर टिका रहेगा, लेकिन ये जो है इसका टिके रहना यहाँ पर मुश्किल है। क्यों? अगेन वही कहानी, इसका जो mg वेक्टर है ना, वो बड़े आराम से इस बेस से क्रॉस कर रहा है। लेकिन यहां पर क्या हो गया, जो mg वेक्टर है वो बाहर लाई करने लगा, और वो इस बेस को इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा होगा, पहले वाले केस में बड़े आराम से नॉर्मल रिएक्शन यहाँ ऊपर लग रहा होगा, जो कि इस mg वेक्टर के एंटी पैरेलल होगा। लेकिन यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर टच कर ही नहीं रहा है ग्राउंड को,
तो नॉर्मल इसके एंटी पैरेलल तो हो ही नहीं सकता है, मतलब एग्जैक्टली इस पॉइंट से पास तो नहीं कर सकता है। तो नॉर्मल रिएक्शन कहीं पर भी हो, वो mg के टॉर्क को बैलेंस नहीं कर पाएगा, राइट। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो पहला डायग्राम है वहां पर तो बड़े आराम से इक्विलिब्रियम में रह सकता है, लेकिन सेकंड डायग्राम में देखिए ये अगले ही मोमेंट पर ये क्या कर जाएगा, टॉपल कर जाएगा। देखिए इसका एक और एग्जांपल है कि व्हेन यू स्टैंड योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी समवेयर अबव द बेस एरिया बाउंडेड बाय योर फीट। जब आप खड़े होते हैं तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस बेस एरिया से ही कहीं ना कहीं क्रॉस करता है ना। अब देखिए एक छोटा सा सवाल है, व्हाई डू यू कीप योर लेग्स फार अपार्ट व्हेन यू हैव टू स्टैंड इन द आइल ऑफ अ बम्पी राइडिंग बस। देखिए जब आपका सफर होता है किसी बम्पी राइडिंग बस में, तो उस केस में आप क्या चाहते हैं कि अपना पैर जितना ज्यादा हो सके फैला के रखें, क्योंकि आपको पता होता है कि कभी भी जो है आपको झटका लग सकता है और आप इधर या कभी ऐसे इधर हो सकते हैं। तो उस केस में भी आप चाहेंगे कि आपका पैर जितना फैला रहे उतना अच्छा है। उससे क्या होगा कि आपके सेंटर ऑफ मास को जो है, सेंटर ऑफ मास से अगर मैं नीचे एक वेक्टर बनाऊं, है ना, mg वेक्टर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होगी इस बेस को इंटरसेक्ट करते रहने की, है ना, जिसके कारण कि आप गिरे ना। ऑल राइट, तो एक और बहुत अच्छी चीज सीखते हैं। स्टेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द वर्टिकल डिस्टेंस दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज रेज्ड इन टिपिंग। एन ऑब्जेक्ट विद अ वाइड बेस विद अ लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज मोर स्टेबल। आपने देखा होगा कि जो पतले बॉटल होते हैं, है ना, उनमें जब पानी भरा होता है तो वो बड़े रिस्की होते हैं। वही अगर हम लोग एक बड़ा सा जार ले ले, है ना, तो उस केस में क्या होता है कि अगर पानी भरा भी हो तो भी उस जग में अगर हम लोग गए तो टॉपल करने की उसकी टेंडेंसी कम होती है। वो आप इन डायग्राम से देख पा रहे होंगे। देखिए इस केस में, पहले वाले केस में क्या हो रहा है कि हल्का सा भी अगर इसे झटका लगा, है ना, हल्का भी अगर झटका लगा तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए कहां पर आ जाएगा, यहां से घूम करके यहां पर आ जाएगा। इसको बहुत छोटा सा हाइट ट्रैवल करना पड़ रहा है इस लोकेशन तक आने में। इस लोकेशन तक अगर ये आ गया, इसका मतलब ये अब ऑन द वर्ज ऑफ टॉपलिंग है ना, क्योंकि अब नॉर्मल रिएक्शन और mg जो है जस्ट क्या आ गए, सेम लाइन पर आ गए। वही दूसरा वाला केस देखते हैं। इसमें देखिए अगर इसको थोड़ा झटका लगा, है ना, तो पिछले वाले के कंपैरिजन में तो थोड़ा ज्यादा ही हाइट इसे ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इतना ज्यादा हाइट जब ट्रैवल कर गया सेंटर ऑफ मास, तब जाके वो थोड़ा रिस्की कंडीशन में आ रहा है। अगर इतना नहीं आ पाया तो क्या होगा, वापस से वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और उससे भी ज्यादा कंफर्टेबल केस ये रहा तीसरा वाला केस। इसमें देखिए सबसे ज्यादा हाइट इसे ट्रेवल करना पड़ रहा है सेंटर ऑफ मास को। इतना ऊपर जब आएगा तब जाकर के इसकी टेंडेंसी क्या होगी, टू टिप ओवर। वरना अगर मान लीजिए यहां तक ही रहता है ना, इस जगह तक भी रहता है, तो भी देखिए कि नीचे इसका टिप रहेगा और बेस को ये अभी भी इंटरसेक्ट बड़े आराम से कर सकता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम लोग चौड़े बेस वाले कंटेनर्स में पानी रखते हैं तो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं एज कंपेयर टू पतले बॉटल में जब पानी रखते हैं ना। पतले बॉटल जो है वो बहुत आराम से इधर उधर गिरते पड़ते रहते हैं। एक और डायग्राम देखिए आपके पास है, यहाँ पर 3 ट्रक्स हैं और तीनों में मटेरियल इस तरीके से भरा हुआ है कि तीनों के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटीज है, देखिए यहाँ लिखा है द सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द 3 ट्रक्स, है ना, पार्क्ड ऑन अ हिल आर शोन बाय द एक्सिस व्हिच ट्रक विल टिप ओवर, है ना। तो यहाँ पर अपने पास 3 ट्रक अपने को दिखाई दे रहे हैं और अपने को देखना है कि कौन से ट्रक की पॉसिबिलिटी है टिप ओवर करने की। तो चलिए सबसे पहले इस वाले ट्रक से स्टार्ट करते हैं। यहां से अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं, है ना, यहां से अगर मैं ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये mg वेक्टर बनाऊं, तो देखिए बड़े आराम से बेस को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब दूसरे वाले में बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने इस तरीके से बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड बनाने की कोशिश की और इसके लिए भी देखिए नीचे बेस अवेलेबल है। अब तीसरे वाले पर आ जाते हैं। इसके लिए अगर मैं देखूं तो जो है जस्ट, है ना, अगर देखा जाए तो जस्ट इसके पास जरा सा टायर अवेलेबल है या ऑलमोस्ट कहें तो नहीं है ना, ना के बराबर है। तो इसीलिए ये तो कंफर्टेबली रह सकता है, ये भी ठीक ठाक तरीके से रह सकता है, लेकिन ये इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है टू टिप ओवर, है ना। तो ये जो है इस कंडीशन में है कि बड़े आराम से ये टॉपल कर जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। ऑल राइट,
अब देखिए हमारे पास एक और मजेदार काम करने को है। हाउ कैन द थ्री ब्रिक्स बी स्टैक्ड सो दैट द टॉप ब्रिक हैज maximum horizontal displacement from the bottom brick? For example, stacking them like the dotted line suggests would be unstable and the bricks would topple. तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को इस तरीके से कुछ रखना है सो दैट कि ये जो टॉप मोस्ट ब्रिक है ये जितना साइडवेज डिस्प्लेस हो जाए उतना अच्छा है। तो ऐसे सवाल में देखिए आपको करना क्या होता है, आप शुरू करिए सबसे ऊपर वाले ब्रिक से, है ना। सबसे ऊपर वाले ब्रिक से अगर मैं शुरू करूं तो देखिए ये बनाया मैंने सबसे ऊपर वाला ब्रिक। अब उसके बाद उसके नीचे वाले ब्रिक पर आइए। उसके नीचे वाले ब्रिक को अगर देखें तो मुझे कैसे लगाना पड़ेगा इस ब्रिक को, मुझे कुछ इस तरीके से इस ब्रिक को लगाना पड़ेगा सच दैट क्या हो कि ऊपर वाला, मान लीजिए सबसे ऊपर वाले ब्रिक का नाम है ब्रिक नंबर 1 दे रहा हूं, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या सेंटर ऑफ मास है वहां से अगर मैं mg वेक्टर बनाऊं तो जस्ट इस सेकंड ब्रिक को उसके सपोर्ट में रहना चाहिए, तब जाकर के ये पहला ब्लॉक कहां पर है, बिल्कुल जस्ट एट द वर्ज ऑफ इक्विलिब्रियम पर है ना। अब देखिए अब हमारे पास दो दो ब्रिक का कॉम्बिनेशन हो गया, मान लेते हैं इसका मास m है इसका मास भी m है। अब अगर x एक्सिस के अलॉन्ग बात करें तो एक m यहां पर है एक m यहां पर है। अब इन दोनों को मिला करके अगर मैं ये ढूंढूं कि इस पूरे दो ब्रिक सिस्टम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा या सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहां पर होगा, बिल्कुल बीचों बीच, है ना। क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है L/2, और ये जो दोनों मासेज हैं दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको कहां पर होना पड़ेगा, कुछ L/4 पर होना पड़ेगा। तो अब आप खुद ही मुझे बता सकते हैं कि तीसरे ब्रिक को कहां रखना चाहिए, तीसरे ब्रिक को कुछ इस तरीके से रखना चाहिए सच दैट वो जस्ट क्या करे, इस सिस्टम को सपोर्ट करके रखे। क्योंकि अब ये जो दो ब्रिक का सिस्टम था वो क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि इस तरीके से यहां पर जब हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी से mg वेक्टर शो करें, है ना, तो क्या हो रहा हो, तो ये हो रहा हो कि उसके नीचे सपोर्ट में कोई ब्रिक हो। तो यहां पर देखिए हम लोगों ने तीसरे ब्रिक को मजबूरन यहां पर रखा है। क्लियर है ये बात। और अब जो है हमारा जो ये पूरा का पूरा सिस्टम हो गया, ये कैसा हो गया, स्टेबल, है ना। ये अब स्टेबल है यहाँ पर, अब इसे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमने ये देखा कि ये जो ब्रिक नंबर 1 है, सवाल में देखते हैं एक बार हमसे एग्जैक्टली क्या पूछा था। हमसे पूछा था सवाल में कि हाउ कैन द थ्री ब्रिक्स बी स्टैक्ड सो दैट द टॉप ब्रिक हैज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द बॉटम ब्रिक। तो बॉटम ब्रिक से अगर हम लोग देखें तो बॉटम ब्रिक से ये कितना दूर हो गया, यहां से यहां तक की दूरी L/2 हो गई और ये L/4 हो गया। तो L/2 प्लस L/4 ये कितना हो जाएगा, 4 LCM हो गया, 2 प्लस 1 इंटू L, तो ये हो गया हमारा 3L/4। तो ये एग्जैक्टली कितना दूर है इस वाले पॉइंट से, 3L/4 दूरी पर है। इससे आगे अगर ये ब्रिक रहेगा तो ये सिस्टम इस तरीके से रुका हुआ तो नहीं रह पाएगा। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखने वाले हैं वो है शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। और इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग सहारा लेंगे एक सवाल का। सवाल है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ मास m and j slides down a rough inclined plane of inclination theta with a uniform speed. Find the torque of the normal force acting on the block about its center. तो चलिए पहले सवाल को समझने के लिए जो सवाल में दिया है उसके हिसाब से एक डायग्राम बनाते हैं ना। सबसे पहले तो एक इंक्लाइन प्लेन का जिक्र हुआ है, तो एक इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं। उसके बाद इसने कहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है ना, इस तरीके से क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका मास m है और उसकी एज लेंथ है a। ऑलराइट, तो एज लेंथ जो है वो a है और ये जो रफ इंक्लाइन प्लेन है इसको यहाँ पर डिनोट कर देते हैं ना कि ये रफ है। और क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, इस तरीके से v स्पीड से मान लीजिए जा रहा है। तो हमसे पूछा गया है टॉर्क ऑफ द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक अबाउट इट्स सेंटर। चलिए तो अब एक काम करते हैं, हम लोग इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये रहा ब्लॉक और इसके फ्री बॉडी डायग्राम में आप बताइए, श्योर शॉट हूं मैं कि एक तो इसमें mg को दिखाना ही पड़ेगा जो कि एग्जैक्टली सेंटर पर एक्ट करता है ना। चाहे कुछ भी हो जाए mg हमेशा सेंटर ऑफ मास पे ही एक्ट करेगा। उसके अलावा मुझे ये भी पता है कि यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी होगी, मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से होगी।
राइट। तो ये भी मैंने दिखा दिया, ये रही फ्रिक्शन की डायरेक्शन। ऑलराइट, तो अब इसके अलावा और कौन सा फोर्स लग सकता है? इसके अलावा लग सकता है नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम लोग देखना चाहें तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा होगा, ये हम लोग फिलहाल सोचते हैं, है ना। मैं इस बात को लेकर के श्योर हूं कि नॉर्मल रिएक्शन जो एग्जैक्टली सेंटर से पास नहीं कर रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से अगर पास करे, मान लीजिए कि मैंने नॉर्मल रिएक्शन को दिखा दिया कि ये सेंटर से इस तरीके से पास हो रहा है, तो देखिए क्या ब्लंडर हो जाएगा। दिक्कत कहां पर आएगी वो सोचते हैं, है ना। दिक्कत यहां पर आएगी कि अगर मैंने ये दिखा दिया कि नॉर्मल रिएक्शन यहां से पास हो रहा है, तो सेंटर के अबाउट अगर मैं यहां पर टॉर्क देखूं तो फ्रिक्शन का टॉर्क तो आ जाएगा। आप बात समझ रहे हैं, mg का टॉर्क नॉर्मल का टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से अगर हम लोग देखें तो इन दोनों इंटरसेक्ट करेंगे फोर्सेस, ये जो दो फोर्सेस हैं ये सेंटर को इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन फ्रिक्शन का तो टॉर्क आ जाएगा। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन को ऐसे दिखाना इस बार बिल्कुल गलत होगा, है ना। तो फिर सोचते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन की सही जगह क्या होनी चाहिए। ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम भी कैसा, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, नेट टॉर्क को जीरो कर सकता हूं। तो जैसे कि अगर मैं सेंटर को चुनूं, है ना, सेंटर को अगर मैं चुन रहा हूं तो mg का टॉर्क तो जीरो है, लेकिन फ्रिक्शन का टॉर्क कैसा आ रहा है। फ्रिक्शन के टॉर्क को अगर मैं देखूं तो फ्रिक्शन इसे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाना चाह रहा है, तो नॉर्मल को आना पड़ेगा सच दैट कि वो इस ब्लॉक को किस सेंस में घुमाना चाहे, क्लॉकवाइज सेंस में, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको कहीं इधर शिफ्ट होना पड़ेगा। कहीं इधर शिफ्ट होने से क्या होगा कि अगर मैं सेंटर से नॉर्मल का टॉर्क लूं तो आप समझ रहे हैं कि नॉर्मल का टॉर्क कैसा आ जाएगा, क्लॉकवाइज सेंस वाला आ जाएगा, जो कि फ्रिक्शन के एंटी क्लॉकवाइज सेंस वाले टॉर्क को क्या करेगा, काउंटर करेगा। ऑलराइट, तो सवाल में हमसे ये पूछा गया था कि फाइंड द टॉर्क ऑफ द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक अबाउट इट्स सेंटर। तो सेंटर से देख रहे हैं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जितना टॉर्क नॉर्मल के कारण आ रहा है उतने ही मैग्नीट्यूड का टॉर्क किसके कारण आना चाहिए, उतने ही मैग्नीट्यूड का टॉर्क आना चाहिए बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो मेरे लिए ये आसान है ज्यादा कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द टॉर्क बिकॉज ऑफ नॉर्मल, I'll say कि the magnitude of torque because of normal will be equal to the magnitude of torque because of friction। और फ्रिक्शन का टॉर्क निकालना तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि अगर मैं सेंटर से देखूं तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एग्जैक्टली इस पॉइंट से कितने दूरी पर एक्ट कर रहा है, a/2 दूरी पर, है ना। ये वाली दूरी जो है लेवर आर्म, ये कितनी हो गई, a/2। तो मैं क्या लिख दूंगा, टॉर्क बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया, F इंटू a/2। फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, अब आप ये देखिए कि फ्रिक्शन क्या कर रहा है। फ्रिक्शन जो है mg का जो ये नीचे की तरफ कंपोनेंट लग रहा है साइन थीटा वाला, उसको ये फ्रिक्शन एग्जैक्टली काउंटर कर रहा होगा, तभी तो ये जो ब्लॉक है ये कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रहा है। इसका मतलब फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया, mg साइन थीटा के बराबर। तो टॉर्क बिकॉज ऑफ नॉर्मल कितना आ गया, mg साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय a/2। और साथ ही साथ अगर मैं, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, अब नॉर्मल के टॉर्क की अगर डायरेक्शन की बात करूं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये घुमाना चाह रहा है कैसे, सेंटर के अबाउट देखें तो ये घुमाना चाह रहा है कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज सेंस में। क्लॉकवाइज सेंस के अलोंग अगर आप अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो आपका थंब विल पॉइंट इनटू द स्क्रीन, राइट। तो मैं यहां पर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क दिखा सकता हूं इनटू द स्क्रीन, ये इस तरीके से इनटू द पेज का सिंबल होता है। ऑलराइट, तो ये था हमारा जवाब, हमने क्या निकाला, टॉर्क बिकॉज ऑफ नॉर्मल। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि ऐसा क्यों हुआ कि नॉर्मल रिएक्शन उसमें शिफ्ट कर गया। देखिए मैंने दो डायग्राम बना रखे हैं, डायग्राम ए और डायग्राम बी। डायग्राम बी में मैंने आपको दिखा रखा है कि किस तरीके से एक ब्लॉक रखा हुआ है जमीन पर, और इस पर जो सारे के सारे जो कांटेक्ट पॉइंट्स हैं उन पर इवनली नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से स्प्रेड है ना। तो जिसके कारण हम लोग क्या कहते हैं कि ओवरऑल जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और वो इस तरीके से हम लोग दिखा देते हैं कि वो बिल्कुल
mg के ऑपोजिट है ना। यहाँ पर मान लीजिए mg वेक्टर ऐसे एक्ट कर रहा है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है ओवरऑल है ना, वो किधर एक्ट कर रहा है, उसके ठीक एंटी पैरेलल पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। लेकिन अगर मान लीजिए कि दूसरा जो बी ब्लॉक है उस पर मैं इस तरीके से धक्का लगा रहा हूं, आप खुद सोचिए कि अगर आप इस तरीके से खड़े होते और आप पर कोई इस तरीके से धक्का लगाता तो क्या होता। आप जो है इस तरीके से, अगर आपकी ये एड़ी है ना, ये आपका ये जूता है, तो आपका धीरे धीरे ये वाला जो हिस्सा है, फ्रंट वाला हिस्सा, ये धीरे धीरे उठना चालू हो जाता और आप बिल्कुल अपने एड़ी के भरोसे अभी टिके रहते किसी तरह, है ना। धीरे धीरे आपका ये वाला हिस्सा उठना चालू हो जाता। मतलब कि जो नॉर्मल रिएक्शन जो पहले आपका बिल्कुल बीचों बीच लग रहा था फुट के, अब वो धीरे धीरे खिसकते खिसकते कहाँ आ गया, एड़ी पर आ गया, है ना। तो ऐसा ही कुछ इन ब्लॉक्स के साथ भी होता है। ब्लॉक्स पर भी जैसे इस तरीके से मान लीजिए फोर्स लग रहा है, तो इट विल हैव अ टेंडेंसी टू टॉपल अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये सारे जो पॉइंट्स है, ये सारे जो एरियाज हैं, उन पे नॉर्मल रिएक्शन धीरे धीरे घटने लगता है और वो शिफ्ट होकर के कहाँ पहुंच जाता है, टुवर्ड्स द पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट ये घूमने वाला है। ऑलराइट, तो यही फिनोमेना क्या कहलाता है, शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। Alright, so let's move on to the next question. A uniform square block of side A and mass m is lying on a horizontal surface. A small block of mass small m is placed on the top corner of the block. Find the distance by which normal reaction is shifted. मतलब कि अपने को ये दिया हुआ है कि इस ब्लॉक की डायमेंशन, ये लेंथ a होगी, ये लेंथ भी a होगी और इसका मास मान लीजिए m है। तो इस छोटे वाले ब्लॉक का भी मास कितना दिया हुआ है, स्मॉल m दिया हुआ है। ऑलराइट, तो अब जो है, अगर हम लोग इस बड़े वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करें, है ना, ये बड़े वाले ब्लॉक का मैंने डायग्राम बना दिया और अब एक बार नीचे यहाँ पर बेस दिखा देते हैं। ये रहा हमारा बेस। अब जो है, एक चीज कंफर्म होती है, वो कौन सी चीज है, कि जो mg एक्ट करेगा ना, वो बिल्कुल सेंटर पर ही एक्ट करेगा, वो अपनी जगह नहीं खिसकाता है ना। तो वो जो है बिल्कुल सेंटर पर एक्ट करेगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखना चाहें कि इसके अलावा और कौन सा फोर्स लग रहा है, ये तो हो गया mg वेक्टर, उसके अलावा और कौन सा फोर्स लग रहा है, तो हमारे को सवाल में दिया हुआ है कि ये बहुत ही छोटा सा ब्लॉक है, बहुत ही छोटा सा ब्लॉक है। तो हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो है इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, है ना। स्मॉल m जो है ऊपर वाला, ये ऐसे इस तरीके से प्रेस कर रहा होगा और कितने फोर्स से प्रेस कर रहा होगा ये निकालने के लिए अपने को छोटे वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। छोटे वाले ब्लॉक के लिए अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो उसमें नीचे इस तरीके से mg दिखाएंगे और यहाँ पर तो बहुत छोटा सा ब्लॉक है, तो इसके लिए तो हम लोग mg के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या दिखा सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर दिखा दिया मैंने। तो इसका मतलब ये हो गया कि ब्लॉक पर ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, n, जो कि किसके बराबर है, mg के बराबर। तो छोटा वाला ब्लॉक बड़े वाले ब्लॉक पर भी उतनी मैग्नीट्यूड का नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा एक्शन रिएक्शन पे। तो इस नॉर्मल का बदला निकाल रहा है स्मॉल ब्लॉक इस बड़े वाले स्मॉल एम मास के ब्लॉक पर नीचे की तरफ नॉर्मल लगा के, वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया। ऑलराइट, तो अब मुझे ये दिख रहा है कि बड़े वाले ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम में एक तो mg आ गया, एक नीचे की तरफ लगने वाला नॉर्मल आ गया। अब मुझे सोचना है कि जो जमीन से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ब्लॉक पर, इस बड़े वाले ब्लॉक पर, वो किधर लग रहा होगा और कितने मैग्नीट्यूड का लग रहा होगा। सबसे पहले मैं इस n को लिख देता हूं mg के बराबर। अब जरा सोचते हैं कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखूं तो इस n का किस तरीके का, किस सेंस का टॉर्क आ रहा है। इस पॉइंट से अगर देखूं सेंटर ऑफ मास से, तो मैं देख पा रहा हूं कि नॉर्मल रिएक्शन इसे इस तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज। तो नॉर्मल रिएक्शन को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ दिस mg या राइट, टुवर्ड्स राइट। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर ये mg के राइट में शिफ्ट होता है नॉर्मल रिएक्शन, मान लीजिए कहीं यहां पर शिफ्ट हो गया है ना, इसे मैं n डैश से दिखा देता हूं। तो ये n डैश इधर जब हो गया तो क्या होगा कि इस n डैश का इस पॉइंट के अबाउट में अगर टॉर्क निकाल के देखूं तो वो उसका सेंस कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। आप देख सकते हैं r क्रॉस f, तो ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहली चीज जो हमने सीखी कि n डैश जो होगा
that will be towards right of this mg। क्लियर है ये बात? अब हमें नहीं पता ये कितना खिसका है ना? तो मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस से खिसका है। ऑलराइट, तो क्या हम लोग एन डैश निकाल सकते हैं? पहले तो ये बताइए। बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऊपर की तरफ इस बड़े वाले ब्लॉक पर लग रहा है एन डैश और नीचे की तरफ लग रहा है स्मॉल एम जी, ये जो सेंटर ऑफ मास पर जो नीचे अर्थ फोर्स लगा रही है, प्लस ये नॉर्मल रिएक्शन जो छोटा वाला ब्लॉक इस पर लगा रहा है। लेकिन एन की भी वैल्यू एम जी के बराबर है, तो एन डैश कितना आ गया? 2mg के बराबर। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये कितना शिफ्ट करा है ना? तो एग्जैक्टली कितना शिफ्ट करा अगर ये निकालना है तो हम लोग टॉर्क बैलेंस कर सकते हैं। अबाउट सेंटर अगर हम लोग देखें तो जितना टॉर्क एन का आना चाहिए उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एन डैश का आना चाहिए। तो इस एन का टॉर्क कितना आ रहा है? टॉर्क ऑफ एन आ रहा है mg इंटू ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a/2। जैसा कि सवाल में मैं दिया था पूरी लेंथ a है तो आधी लेंथ कितनी हो जाएगी? a/2। और इसके अलावा हम लोग ये भी कह सकते हैं कि टॉर्क बिकॉज ऑफ एन डैश कितना आ जाएगा? एन डैश मल्टीप्लाइड बाय ये जो x डिस्टेंस है लिवर आर्म। एन डैश हमने निकाल रखा है, कितना है? 2mg। तो टाउ ऑफ एन डैश आ गया 2mg इंटू एक्स। अब हमें पता है कि सेंटर के अबाउट mg जो वेट है उसका तो टॉर्क आएगा नहीं, तो इन दोनों को आपस में बराबर होना पड़ेगा। सो वी शुड राइट mg इंटू a/2 इक्वल टू 2mg इंटू एक्स। क्लियर है यहां तक? तो यहां से देखिए x की वैल्यू कितनी आ जा रही है? mg से तो mg उड़ गया, तो ये कितना आ गया? a/4। इसका मतलब कि जो हमारा एन डैश था वो एग्जैक्टली कितना खिसका है? ये जो दूरी है ये आ गई कितनी? a/4। और यही हमसे सवाल में पूछा गया। ऑलराइट, चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और नेक्स्ट सवाल कह रहा है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए इज हेल्ड एट रेस्ट अगेंस्ट अ रफ वर्टिकल वॉल बाय अप्लाइंग अ फोर्स कैपिटल F एक्टिंग अलोंग द सेंटर। द मास ऑफ द ब्लॉक इज स्मॉल m। डिटरमिन, पहला पार्ट है द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल, और सेकंड पार्ट है द टॉर्क बाय नॉर्मल रिएक्शन अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो चलिए इस सवाल के लिए पहले तो डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने वर्टिकल वॉल शो करने की कोशिश की है और अब हम लोग शो करेंगे एक ब्लॉक, है ना? तो चलिए ब्लॉक बना देते हैं। ये मान लीजिए मैंने बनाया वो क्यूबिकल ब्लॉक जिसकी सवाल में चर्चा हो रही है। अब इसके अलावा हमें क्या बोला गया है कि एक फोर्स है जो एग्जैक्टली किस तरीके से एक्ट कर रहा है? वो एक्ट कर रहा है एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से। ये रहा हमारा जो फोर्स है वो एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा है, सच दैट कि अगर उसको एक्सटेंड करें तो वो सेंटर से पास करेगा, है ना? यहीं पर लिखा है बाय अप्लाइंग अ फोर्स F एक्टिंग अलोंग द सेंटर, है ना? ये इसे प्रेस करने का काम कर रहा है। अब इसका मास दिया है m। इसका मतलब ये हो गया कि वी आर प्रीटी श्योर कि एक तो फोर्स एक्ट करेगा इस तरीके से जिसको हम लोग कहते हैं mg वेक्टर, राइट? तो ये हमारा हो गया mg वेक्टर। क्लियर है? तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये। अब इसके अलावा और कौन सा फोर्स शो करेंगे हम लोग? तो हमारे को सवाल में जैसा कि गिवन है कि ये रफ वर्टिकल वॉल है ना? तो ये जो वर्टिकल वॉल है ये क्या कर रही है? इसे रोक करके तो रखी है। इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रिक्शन को लगना पड़ेगा ऊपर की तरफ, तभी तो कोई फोर्स चाहिए ना जो इस mg को काउंटर करे। तो वो फोर्स कौन सा हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। अभी मैंने नॉर्मल नहीं बनाया क्योंकि मुझे आइडिया नहीं लग पा रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एग्जैक्टली कहां पर होगा, है ना? तो ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, इसको ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है, एफ फोर्स और mg भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं ये आइडिया लगाना चाहूं कि नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली खिसक करके कहां गया होगा, खिसका भी होगा कि नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देखूंगा कि कितना आ रहा है ना? तो सेंटर ऑफ मास पर अगर मैं बैठ जाऊं तो मैं देखूंगा कि कैपिटल एफ का कोई टॉर्क नहीं है, mg का भी कोई टॉर्क नहीं, क्योंकि दोनों ही फोर्सेस इस पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो टॉर्क अगर आएगा तो किसका आएगा? इस फ्रिक्शन का आएगा। तो ये फ्रिक्शन का जो टॉर्क है ये इसे इस तरीके से क्लॉकवाइज सेंस में घुमाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब नॉर्मल का टॉर्क कैसा होना चाहिए?
ऐसा होना चाहिए जो उसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाने की कोशिश करे, राइट। तो अब आप मुझे बताइए कि नॉर्मल को कैसा होना पड़ेगा, मतलब कि नॉर्मल को किधर खिसक के जाना पड़ेगा, ऊपर या नीचे। इस लाइन से ऊपर खिसकना पड़ेगा या नीचे खिसकना पड़ेगा? ऑब्वियस है कहीं नीचे खिसकना पड़ेगा। क्यों नीचे खिसकना पड़ेगा? तभी तो इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग देखें तो इस नॉर्मल का जो टॉर्क है वो उसका सेंस क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि फ्रिक्शन के द्वारा जो टॉर्क आ रहा है उसका सेंस आ रहा है क्लॉकवाइज, करेक्ट। और जो सिस्टम है, जो ये ब्लॉक है हमारा, वो तो इक्विलिब्रियम में रहना है। तो हमारे को ये समझ में आ गया कि नॉर्मल को थोड़ा खिसकना पड़ेगा, लेट अस से कि ये x डिस्टेंस खिसका है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं हमारे से क्या क्या पूछा है। मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल। ऑलराइट, तो चलिए पहले तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो F को बराबर होना पड़ेगा n के, है ना। x के लॉन्ग इन दोनों को आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। उसके अलावा वर्टिकल में अगर बात करें तो फ्रिक्शन को mt के बराबर होना पड़ेगा, इन दोनों को एक दूसरे को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, राइट। और एक और चीज हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो टॉर्क है फ्रिक्शन का, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा है F इंटू ये वाली डिस्टेंस, ये जो लिवर आर्म है वो एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, देखिए साइड की लेंथ दी हुई है a, तो ये आधी लेंथ कितनी हो जाएगी, a/2, राइट। ये लिवर आर्म की तरह एक्ट करेगा, तो टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, स्मॉल f इंटू a/2। वो एग्जैक्टली किसके बराबर होना चाहिए, टॉर्क बिकॉज ऑफ नॉर्मल के। सो आई शुड राइट n इंटू एक्स, करेक्ट है ये बात। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब देखते हैं यहां से कि फ्रिक्शन कितना आ रहा है ना। तो चलिए कैलकुलेशन चालू करते हैं। तो चलिए इन तीनों इक्वेशन की मदद से हम लोग सबसे पहली इक्वेशन जो बना सकते हैं वो ये है कि अपने को f तो पता ही है, तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई कैपिटल F, तो उसे तीसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, f इंटू a/2 इज इक्वल टू n के बजाय लिख देते हैं कैपिटल F इंटू एक्स। और स्मॉल f कितना है, सेकेंड इक्वेशन से देख पा रहे हैं कि वो mg के बराबर है, तो दिस शुड बी इक्वल टू mg a/2, राइट। तो यहां से देखिए अपने को x निकल करके आ गया, वो कितना आ गया, mga/2f, राइट। तो अपने को एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि कितना खिसका ये नॉर्मल रिएक्शन, वो खिसका है mga/2f। तो चलिए अगली चीज जो हम लोग निकाल सकते हैं, अब हमें निकालना क्या है, चलिए फ्रिक्शन निकालने की कोशिश करते हैं ना। तो फ्रिक्शन हमारे को समझ में आ रहा है कि वो किसके बराबर है, mg के बराबर है, राइट। ये सेकेंड इक्वेशन से हमें दिख रहा है। और साथ ही साथ हमें ये भी दिख रहा है कि जो भी फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है उतनी फ्रिक्शन अवेलेबल तो रहे यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि जैसा हमारे को सवाल में पूछा गया मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड, तो मिनिमम के केस में क्या हम लोग कर सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट है एग्जैक्टली उतना ही अवेलेबल अगर हो यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए आप किसी से उधार मांगने जा रहे हैं 5,000 रुपए, तो उस इंसान के पास जिससे आप उधार मांगने जा रहे हैं, आप मुझे बताइए उसके पास कम से कम कितने पैसे होने चाहिए कि वो आपकी हेल्प कर सके। एटलीस्ट 5,000 रुपए तो होने ही चाहिए ना, ताकि वो आपकी हेल्प कर सके। तो इसीलिए यहां पर हम लोग ये कह रहे हैं कि रिक्वायरमेंट कितने फ्रिक्शन की है, रिक्वायरमेंट है mg के बराबर फ्रिक्शन की। और हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है ना, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन यहां पर कितना हो सकता है, वो हो सकता है म्यू इंटू एन, राइट। और n की वैल्यू हमें पता है कितनी है पहले इक्वेशन से, f के बराबर, तो म्यू इंटू एफ। इसका मतलब म्यू इंटू एफ को हम लोग किसके बराबर कर दे, mg के बराबर। आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि जो डिमांड है उसको किसके बराबर कर दिया, जो अवेलेबिलिटी है, कि जस्ट डिमांड को जो सप्लाई है वो मैच कर रहा है। तो ऐसा करने पर हमें म्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बिल्कुल जस्ट वर्ज वाली, मतलब मिनिमम इतना तो म्यू होना ही चाहिए। अब 5,000 से ज्यादा रुपए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कम से कम 5,000 तो होने चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पर म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, म्यू की मिनिमम वैल्यू हो गई mg/f। इसका मतलब ये हो गया कि एटलीस्ट म्यू जो है वो अगर mg/f रहेगा तो यहाँ पर सेफ है। अगर म्यू की इससे ज्यादा वैल्यू हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मिनिमम म्यू इतना होना चाहिए।
ऑलराइट। तो अब जो दूसरी चीज अपने को चाहिए थी वो एक बार सवाल में देख लेते हैं क्या चाहिए थी। वो हमें चाहिए थी द टॉर्क बाय नॉर्मल रिएक्शन अबाउट द सीओ। तो मैंने पिछले सवाल में भी जैसा किया था, मुझे नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क चाहिए। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि कैपिटल ऑफ एफ और mg का तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क आ ही नहीं रहा है। तो फ्रिक्शन का जितना टॉर्क आएगा उतना ही मैग्नीट्यूड का टॉर्क नॉर्मल रिएक्शन के कारण भी आएगा। तो क्यों ना मैं फ्रिक्शन का ही टॉर्क निकाल लूं और बोल दूंगा कि इट विल बी इक्वल टू द टॉर्क बिकॉज ऑफ नॉर्मल। सो आई कैन राइट कि टॉर्क बिकॉज ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू टॉर्क बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। और वो कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन इंटू ए बाई टू, राइट। और फ्रिक्शन हमने निकाल लिया, फ्रिक्शन कितना है mg। तो ये हमारा जवाब आ गया mg इंटू ए बाई टू। ऑल राइट। तो हमारे को सवाल में दो दो चीजें पूछी गई थी, म्यू मिनिमम और टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो वो दोनों ही चीजें हम लोगों ने निकाल ली। ऑल राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नया टॉपिक, टॉपलिंग। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इफ एफ इज केप्ट ऑन इंक्रीजिंग देन द नॉर्मल कैन नॉट शिफ्ट फर्दर टू बैलेंस द टॉर्क, हेंस नाउ द ब्लॉक विल स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट पॉइंट ए, दिस इज कॉल्ड टॉपलिंग। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर, और हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट है सो दैट कि ये ब्लॉक जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है ना। तो फ्रिक्शन इस तरीके से एक्ट करेगा ही करेगा। और अगर ये आगे नहीं बढ़ रहा है तो इस समय एग्जैक्टली फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस मोमेंट पर लगने वाले कैपिटल एफ के बराबर। ऑलराइट। अब जो है नीचे क्या लग रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ कौन सा फोर्स लग रहा है, ऑब्वियस है कि वो फोर्स कहलाएगा mg। अब जो है यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन जो है उसको खिसकना पड़ेगा। क्यों खिसकना पड़ेगा ये हम लोग सोच सकते हैं, अगर एक बहुत ही अच्छे पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखें, जैसे कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग टॉर्क देखें तो देखिए फ्रिक्शन का टॉर्क गायब हो गया, mg का टॉर्क गायब हो गया, लेकिन कैपिटल एफ का टॉर्क कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है जो इसे क्लॉकवाइज सेंस में घुमाना चाह रहा है। तो नॉर्मल अगर राइटवर्ड नहीं खिसकेगा तो नॉर्मल के कारण कैसे है कि ऐसा टॉर्क आएगा जो इसे बचा पाए, है ना। तो अब देखिए नॉर्मल जब इधर खिसक गया तो उसके कारण कैसा टॉर्क आ रहा है, कैसा टॉर्क आ रहा है जिसका सेंस है एंटी क्लॉकवाइज। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि हमारा जो बॉडी है वो इस मोमेंट पर इक्विलिब्रियम में है। लेकिन हम लोग समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये एक्स की वैल्यू बढ़ते जाएगी, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब एन बिल्कुल ए पर पहुंच जाएगा जैसे यहाँ लिखा है। अब उसके बाद अगर एफ हमने और बढ़ाया तो बेचारा एन तो नहीं मदद कर पाएगा, तो मजबूरन क्या होगा, इस ओ पॉइंट के अबाउट ये पूरा का पूरा ब्लॉक क्या हो जाएगा, इट विल टॉपल। चलिए तो इस आसान से टॉपिक के ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए एंड मास m is lying on a horizontal floor. A force F is applied at the top. Find the maximum force that can be applied on the square plate so that the plate does not topple about A. All right. तो हमारे को इस तरीके से एक स्क्वायर प्लेट दिया हुआ है और हमारे को बोला गया है कि इस तरीके से इस पर एक फोर्स लग रहा है ना। अ फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द टॉप, इस तरीके का एक फोर्स लग रहा है, और हमसे बोला गया है कि कितना होना चाहिए इस कैपिटल एफ का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड सो दैट कि इस ए पॉइंट के अबाउट टॉपल ना करे। तो एग्जैक्टली ये तो पिछले केस जैसा ही हो गया है ना। यहाँ पर सेंटर से कौन सा फोर्स पास करेगा, सेंटर से पास करेगा mg, राइट। ये रहा mg। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, और यहाँ पर फ्रिक्शन जो है जैसा हमने पिछले केस में देखा था इस तरीके से एक्ट करेगा जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी हो जाएगी, कैपिटल एफ के बराबर, राइट। तो अब हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि ये टॉपल ना करे। अगर टॉपल ना करे तो मैंने आपको बोला था सबसे आसान तरीका इस पॉइंट के अबाउट देखने का। मैंने यही पॉइंट क्यों चुना, क्योंकि फ्रिक्शन और mg दोनों का टॉर्क जीरो हो जा रहा है इस पॉइंट के अबाउट। अब मुझे ये भी पता है कि अगर मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो नॉर्मल रिएक्शन को बिल्कुल कहां पर शो करना होगा, एकदम एक्सट्रीम एज पर, है ना। नॉर्मल रिएक्शन जो है जस्ट कहां लग रहा है, इसके बिल्कुल ऐसे पॉइंट पर लग रहा है कि इसके बाद ये और आगे नहीं भाग सकता है। ऑल राइट। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं,
F मल्टीप्लाइड बाय, इस पॉइंट के अबाउट ध्यान दीजिएगा, मैं टॉर्क निकाल रहा हूं, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं B। तो टॉर्क ऑफ F देख रहा हूं अबाउट B, वो कितना हो जाएगा F इंटू ए, है ना, यहां से यहां तक की जो लिवर आर्म आएगी वो A आएगी। और ये कैपिटल F कैसे घुमाना चाह रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये इसे कैसा घुमाना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो नॉर्मल के टॉर्क को इस कैपिटल F के टॉर्क के मैग्नीट्यूड के बराबर कर देते हैं। तो इसको लिख देते हैं F इंटू, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ये जो डिस्टेंस हो गई ये हो गई a/2, तो आई शुड राइट a/2। तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया F शुड बी इक्वल टू n/2, और मुझे पता है कि नॉर्मल और mg एक दूसरे को वर्टिकल डायरेक्शन में कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसका मतलब F की वैल्यू कितनी आ गई, mg/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कैपिटल F mg/2 के बराबर लगेगा तो जो हमारा प्लेट है वो A के अबाउट जस्ट टॉपल नहीं करेगा, इट विल बी एट द वर्ज ऑफ टॉपलिंग। ऑल राइट बच्चों, तो इस लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं। A force capital F is applied at the topmost point of a cylinder of radius small r and height small h. If the cylinder remains at rest, then find the distance of line of action of normal reaction from center of mass. और दूसरा पार्ट है find the coefficient of friction required so that the cylinder topples before sliding. और अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें टॉपलिंग पहले करवानी है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पहले पार्ट को डील करते हैं। पहले पार्ट में कहा है कि सिलेंडर तो रुका हुआ है ना। सिलेंडर कब रुका रहेगा, जब उस पर इस तरीके से फ्रिक्शन लग रहा होगा, तभी तो ये कैपिटल एफ को काउंटर कर पाएगा। mg ऑब्वियसली इस तरीके से लग रहा होगा। अब क्या पूछा है कि कितना नॉर्मल रिएक्शन खिसका है। तो चलिए हमारे को ये समझ में आ रहा है इस पॉइंट के अबाउट देख करके कि क्या समझ में आ रहा है कि mg और फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो हो गया इस पॉइंट के अबाउट। बच कौन गया, कैपिटल एफ और नॉर्मल। कैपिटल एफ क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है तो नॉर्मल को खिसकना पड़ेगा टुवर्ड्स राइट, सो दैट कि वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा सके। तो मुझे नहीं पता कितना खिसका नॉर्मल रिएक्शन, तो मैं इस तरीके से यहां पर दिखा दे रहा हूं कि नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना। अब एक काम ये कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर ये x डिस्टेंस दिखा रहे हैं ना, यहां से यहां तक की दूरी x है जो नॉर्मल रिएक्शन खिसका है। अब सेम वही काम करते हैं, कैपिटल F का टॉर्क देखते हैं कितना आ रहा है इस पॉइंट के अबाउट। तो इस पॉइंट के अबाउट देखिए तो कैपिटल F का टॉर्क कितना आ रहा है, F इंटू एच, क्योंकि h यहाँ पर क्या बन गया, लिवर आर्म। दैट शुड बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई ये कितना खिसका, x खिसका, तो n इंटू एक्स। अब मुझे ये पता है फिर से कि n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, mg के बराबर। सो आई राइट इट mg इंटू एक्स इज इक्वल टू f इंटू एच। तो यहां से अपने को क्या मिल अपने को मिल गया कि x इज इक्वल टू एफ एच अपॉन mg, राइट। तो ये हमने क्या हासिल किया, ये हमने पहले पार्ट का जवाब हासिल किया कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो कितने अमाउंट से खिसक गया है ना, अपने पोजीशन को कितने अमाउंट से वो खिसका चुका है। चलिए तो अब आ जाते हैं सवाल के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में पूछा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड सो दैट द सिलेंडर टॉपल्स बिफोर स्लाइडिंग। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सिलेंडर है ना हमारा, ये जब अपने एक्सट्रीम केस पर होगा, एक्सट्रीम केस का मतलब क्या हो गया कि जिस मोमेंट पर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये खिसक के बिल्कुल कहां पहुंच गया होगा, यहां पर। इस तरीके से जब नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होगा उस मोमेंट पर भी ये जो सिलेंडर है वो स्लाइड ना करे। अगर स्लाइड नहीं करेगा तो इसका मतलब कौन जीत जाएगा, पहले टॉपलिंग का फिनोमेना जीत जाएगा। वरना क्या होता, अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होता तो टॉपलिंग के पहले स्लाइडिंग हो जाता। लेकिन हमें क्या करवाना है, टॉपल करवाना है बिफोर स्लाइडिंग। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल अपने सरेंडर करने वाले पोजीशन पर आ गया है कि इसके बाद मैं नहीं खिसक सकता हूं, तो उस मोमेंट पर क्या हो रहा होगा, फ्रिक्शन जस्ट बोल रहा होगा कि मैं इतना सफिशिएंट हूं कि स्लाइडिंग तो नहीं होने दूंगा। ऑल राइट, तो अब हम लोग सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, है ना। तो इस मोमेंट पर क्या हो रहा, आप मुझे बता सकते हैं। इस मोमेंट पर
हम लोग जानते हैं कि x की वैल्यू कितनी आई थी, x की वैल्यू आ गई थी FH अपॉन mg के बराबर। तो इस मोमेंट पर हमारा जो x है वो एग्जैक्टली कितने के बराबर हो गया होगा, स्मॉल r के बराबर। सो आई शुड राइट दिस इज इक्वल टू r। क्या यह बात समझ पा रहे हैं आप? तो इस मोमेंट पर r इज इक्वल टू एफ एच बाई एम जी। तो यहां से कैपिटल F कितना आ गया, कैपिटल F आ गया एम जी आर अपॉन एच। क्लियर है यहां तक? अब ये जो कैपिटल F इस डायरेक्शन में लग रहा है उसको कौन रोक रहा है, इस डायरेक्शन में लगने वाला फ्रिक्शन। इसका मतलब कि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी आ गई, फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट आ गई कैपिटल F के बराबर, एंड इट शुड बी इक्वल टू एम जी आर अपॉन एच। अब फिर से वही 5,000 रुपए वाली बात आ रही है ना। 5,000 रुपए वाली बात किस तरीके से आ रही है वो देखिए। अगर मैं ये कहूं कि फ्रिक्शन जो अवेलेबल है वो कितना अवेलेबल है, मैक्सिमम वो अवेलेबल है म्यू इंटू एन, करेक्ट। अब जो अवेलेबल फ्रिक्शन है उसको क्या होना पड़ेगा, इट शुड बी ग्रेटर देन या फिर जस्ट इक्वल टू किसके, वो फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है, एम जी आर अपॉन एच, करेक्ट है यहां पे। और हमें यह भी पता है कि एन की वैल्यू कितनी है, एम जी के बराबर। तो म्यू इंटू एम जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी आर अपॉन एच। आपको ये समझ में आ रहा है कि एन एम जी के बराबर क्यों है, एक बार चेक कर लेते हैं। एन एम जी के बराबर इसलिए है क्योंकि नीचे लग रहा है एम जी और ऊपर लग रहा है एन, और वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई और फोर्स है ही नहीं। इसका मतलब एन को एम जी के बराबर होना ही पड़ेगा, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा लिखा। तो अब इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए देखिए mg से mg कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू r बाय h। क्लियर है ये बात? तो अगर म्यू की वैल्यू r बाय h एग्जैक्टली हुई तो क्या हो रहा होगा, जस्ट जब टॉपलिंग हो रहा होगा उस मोमेंट तक स्लाइडिंग नहीं होगी। और अगर म्यू r बाय h से छोटा हुआ तो क्या होगा, तो स्लिपिंग पहले होगी टॉपलिंग के पहले, है ना, पहले ऑलरेडी स्लिपिंग हो चुकी होगी। और अगर म्यू जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं r बाय h से ज्यादा रहा तब तो क्या होगा, पहले टॉपलिंग ही होगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपने इक्विलिब्रियम देखा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, उसमें किस तरीके से हमारे को टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट को जीरो करना होता है, और दूसरी चीज आपने देखी शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ऑलराइट, चलिए तो फिर वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय।